सही है। SIFC का जो इजलास है यकीनी तौर पे एक पॉजिटिव मैसेज देता दिखाई देगा, लेकिन इस पर तमाम तर सूरत हाल पे वज़ीर ख़ारजा जो है उनका बहुत बड़ा किरदार होने वाला है। और रोहेला साहब क्या समझते हैं वज़ीर ख़ारजा के तौर पे इस वक्त जो है, आप कैसे समझ रहे हैं इस अक़दार को? जी, इस वक्त तो मैं समझने से कासिर हूँ कि वो फाइनेंस में अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, फॉरेन अफेयर्स में रखते हैं या एनर्जी अफेयर्स में रखते हैं। तो पहले तो ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए, वक्त के साथ क्लियर हो जाएगी, उन्हें मौका देना चाहिए। अच्छी बात है वो जिस समिट में जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पर ऐसे मुल्कों से और ऐसे एक्सपर्ट से वो मिलते हैं जिनसे वो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम्स कर सकते हैं, अब हमारे लोगों को वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं या उनको यहाँ ला सकते हैं, उनके साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट ऐसा कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही महदूद नहीं है, इसका एग्रीकल्चर में बहुत रोल है, इसका हेल्थ सेक्टर में बहुत रोल है और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें इसका बहुत रोल है। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें जाना चाहिए ख़ासतौर पर पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से जो टॉप 10 ममालिक हैं उनमें आता है। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी के कामयाब होने से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद भी पाकिस्तान होगा, एनवायरनमेंट हैज़र्ड को रुकने में सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद भी पाकिस्तान होगा, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होता तो इसका सबसे बड़ा नज़ला भी पाकिस्तान ही पे गिरेगा। सॉरी हमारे एक चीज़ ऐड कर दूँ, देखिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है अगर वेस्ट अमेरिका हमारे बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं न्यूक्लियर के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इस यहाँ पर देखें ये जो वाशिंगटन बेस्ड न्यूक्लियर एक ग्रुप है, उसका नाम है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, इनका न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स जो ग्लोबल है वो बता रहा है कि पाकिस्तान का 19वां नंबर है 22 ममालिक में। हिंदुस्तान से 1 पॉइंट हम आगे हैं, ईरान से भी, नॉर्थ कोरिया से भी और 1-2 मुल्कों से भी आगे हैं। तो वो लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का ये निज़ाम पीसफुल तरीके से चल रहा है और ये सिक्योरिटी की इसकी बड़ी प्रोटेक्शन है। सॉरी, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। अगर हम SIFC के ऊपर भी अब देखें, इस बात के ऊपर देखें तो वाकई एहतशाम साहब ने पहले फरमाया UAE के बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी ये डिमांड है कि आपकी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं होती, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हमने देखा है कि जहाँ पर पहले भी सिविल और मिलिट्री हुकूमत एक पेज पे काम किया है, कोविड के सिलसिले में, फैटफ के सिलसिले में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में, तो खातिर-खा नताइज आए हैं और उन नताइज को पूरी दुनिया ने इंडोर्स भी किया है। तो अगर यहाँ पर भी तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं और इस चीज़ का अब यकीन हो चुका है और इस चीज़ का हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अगर नेशनल सिक्योरिटी कोई है तो वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी ही है और उसी की सूरत में चलेगी आगे, तो उसको सामने रखते हुए हमने देखा है कि 65 से लेके अभी तक हमारी जो इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज है वो वापस नहीं आ सकी। 60s की दिहाई में गालबन 21% थी, फिर जब 65 की वॉर होती है तो उस वक्त ये गिर जाती है नीचे, 17% के आसपास आ जाती है। उसके बाद जब फॉल ऑफ ढाका होता है तो ये 12% में आ जाती है। जो साल अभी गुजरा है उसमें भी तकरीबन ये 12 से 13% ही रही है इन्वेस्टमेंट की जो शरह थी। हमारा इस साल का जो टारगेट है वो 15% का है। उसको अगर हमने अचीव करना है, कुछ करना है, तो हमें सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। शुक्रिया। बिल्कुल, हमें सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। लेकिन शराजी साहब, मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल में SIFC इजलास की अहमियत कितनी ज़्यादा है? देखिए, मेरे ख्याल में SIFC एक बहुत बड़ा कलेक्टिव फोरम शायद मिल गया इन सूबों के लिए। उसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, फोकस उनका मिनरल रिसोर्सेज पे, बल्कि बैकग्राउंड में मेरी कुछ ऐसे सोर्सेज से मीटिंग हुई है जो कि 7 ईयर प्लान इन्होंने दिए हुए हैं। बाकायदा मिनरल डेवलपमेंट का प्लान है, हाइडल पावर जनरेशन का प्लान है, आपकी फूड सिक्योरिटी का प्लान है, आपकी एग्रीकल्चर का प्लान है जो कि 7-7 साल के लिए है। तो इसका मतलब ये कि बैकग्राउंड में चीज़ें हुई हुई हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म SIFC प्ले कर सकता है जिसमें तमाम सूबे, बल्कि आज आप देख रहे हैं तमाम लोग बावजूद इख्तिलाफात के वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो इसको इंडोर्स करेंगे। एक तो पॉइंट ये हुआ। दूसरा, देखें इस वक्त इंपॉर्टेंट क्या है, आप इस वक्त 2 जो सूबे हैं मैं समझता हूं वो आपके मुल्क की इकोनॉमी को टोटल रिवाइव कर सकते हैं। एक है खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाका और दूसरा है बलूचिस्तान। आप ये देखें सदर्न और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कितने बड़े मिनरल रिजर्व्स हैं हमारे पास मार्बल रिजर्व देखें, हमारे पास ऑयल रिजर्व देखें, गैस के जो रिजर्वायर्स हैं वो कितने हैं। सिर्फ आप नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान के अंदर बाकायदा सर्वे हुआ है कि स्पिन वार्म 1 और स्पिन वार्म 2 का प्रोजेक्ट जो है वो सुई से तकरीबन 1000 गुना बड़ा है। तो ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के प्लानर्स को अब अंदाजा हो गया है कि उन्होंने क्या करना है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए हमें अब ये करना होगा कि जो इस वक्त NFC में बाकायदा, मैं तो ये समझता हूँ कि NFC को भी एक ऐसे फोरम के ऊपर रिवाइव करना चाहिए कि आपने आबादी के तनासब से अगर बड़े सूबों को हिस्सा दे रहे हैं तो आप अपने रिसोर्सेज के हिसाब से दें, क्योंकि अगर मिनरल रिसोर्सेज जिस सूबे के अंदर हैं, जिस भी रीजन के अंदर है, आप उसको ज्यादा फोकस करें। और मेरे ख्याल में ये महाजन की तकसीम अब मिनरल्स या जो आपके रिसोर्सेज है उसकी बुनियाद पे होना चाहिए। दूसरा, कितना बड़ा पोटेंशियल है हाइडल पावर का हमारे यहाँ, हमने उसको आज तक एक्सप्लॉइट नहीं किया, हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया। दूसरा, आपने
इसहाक डार के हवाले से एक सवाल किया, मैं उस पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में देखें इस वक्त इम्पोर्टेंट क्या है, आप एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है और आप अब तक जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर है मुकम्मल तौर पर डेवस्टेट हो चुका है। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत जरूरी है, लेकिन आपके पास दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज एनर्जी के इतने ज्यादा हैं जिसको आपने टैप नहीं किया। तो सोचना ये होगा कि आया हम न्यूक्लियर एनर्जी पे या न्यूक्लियर समिट के अंदर तो बात करेंगे, हम क्या वहां से लेके आ सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।